हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटामाइंड मैनेजमेंट। सो आज मैं आप सभी के साथ फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ बीबीए के एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन की। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपका रिज़ल्ट आया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे साथ अपना रिज़ल्ट शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए। सेकेंड सेमेस्टर की फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इस प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो मैं करने वाली हूँ वो ये करने वाली हूँ बेटा कि मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहले तो कैसा पैटर्न आया था, क्या चीज़ें हुई थी, हम लोग सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आए थे तो 100 क्वेश्चन एक वीडियो में तो नहीं हो पाएंगे। उसके लिए मैं करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मैं ये करना पड़ेगा कि मैं 20 क्वेश्चंस इन वन सेशन शेयर करूँगी। अब वो 20 क्वेश्चंस के ना सिर्फ आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बल्कि वो आंसर कैसे आया और उसका कॉन्सेप्ट क्या था वो भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक, अब जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी तो आप उस क्वेश्चन से सिर्फ उसी का आंसर नहीं कर पाओगे, बल्कि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का हम लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी। आफ्टर दैट हम लोग पर यूनिट का डिस्कशन करेंगे। यूनिट वाइज मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और उससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग करेंगे। तो आई होप ये जैसे प्रीवियस वीडियोस ने आपको हेल्प करी थी, वैसे ये वीडियोस भी आपको हेल्प करें। अच्छा, इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए हैं, टेलीग्राम उसमें डाले हुए हैं, वो आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। एक बार मैं डिस्कस वो भी करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर जो शेयर करा है मैंने वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और बिजनेस फाइनेंस का। ठीक, ओबी और फिनेंस का एक साथ पेपर आएगा। आप देख लो पेपर कैसा आएगा। पेपर सेट में आएगा, या तो आपके पास ए कोड आएगा, या बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा। ठीक, अब इसमें कैसे, इसमें जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि आपको एक ही पेपर में 200 क्वेश्चन दिखेंगे। 100 क्वेश्चंस आपको ओबी के दिखेंगे और 100 दिखेंगे फिनेंस के। अब इस 100 क्वेश्चंस में, ओबी के 100 क्वेश्चंस में आपको 75 अटेम्प्ट करने हैं और इसमें भी 75 अटेम्प्ट करने हैं। सिर्फ बॉल पेन का यूज़ होगा, वो आप ब्लू या ब्लैक कुछ भी ले सकते हो। वाइटनर अलाउड नहीं है। वाइटनर आपने अगर लगा के कोई भी आंसर फिर से फिल करने की कोशिश करी तो वो क्वेश्चन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। वाइटनर को OMR जो मशीन होती है वो रीड नहीं करती है, तो उसका यूज़ मत करना। ठीक, आपने पूरे 100 क्वेश्चंस कर दिए हैं तो शुरू के 75 क्वेश्चंस पढ़े जाएंगे, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो ओवर स्मार्ट इन वाले क्वेश्चन पेपर में तो बिल्कुल नहीं बनना है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओबी का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। इनमें से कौन सा जो है वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेथड नहीं यूज़ करते हैं। सबसे पहला कह रहा है टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट तो करा ही जाता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस को वो करने के लिए। अगर आपके पास वर्कलोड बहुत है और अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो तो इससे स्ट्रेस मैनेज होता है, तो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। दूसरा कह रहा है सुपरवाइजर ट्रेनिंग। आपके पास काम है, डिफिकल्ट टास्क है और उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दे रहा है कौन, आपका सुपरवाइजर, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्ट्रेस भी क्या होगी, मैनेज होगी, तो सेकंड भी हो सकता है। थर्ड इज रोल एनालिसिस टेक्निक। RAT क्या होता है, रोल एनालिसिस टेक्निक क्या होती है। इसमें क्या होता है बेटा, आपको जो भी आप जैसे जिस भी आप लेट से कि आप BBA कर रहे हो, आपका जब भी प्लेसमेंट होता है आप जॉब पे जाओगे तो आपको आपके वर्क में, आपकी प्रोफाइल में क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, जब इस सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम उसको बोलते हैं रोल एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, तो इससे भी तुम्हारा स्ट्रेस मैनेज होगा। अब आ जाते हैं रॉस्चेस टेस्ट। ये क्या होता है बेटा, ये कोई स्ट्रेस मैनेजिंग टेक्निक नहीं है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक, दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट वेयर यू सी वियर्ड इंक ब्लॉट्स। आपको कुछ ब्लैक कलर के इंक ब्लॉट्स दिखेंगे, कुछ वाइट कलर के दिखेंगे और कुछ कलर्ड दिखेंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इमेज देख के आप बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। ठीक, इसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए टेस्ट किया जाता है कि आपका प्रेजेंट साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, आप क्या देख रहे हो। अगर आप निगेटिव हो गए, अगर आप अपने आप से परेशान हो गए तो आप निगेटिव ही चीज़ बताओगे। अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आप हो सकता है कि अच्छी चीज़, कुछ इमेज आप क्रिएट कर लो, कुछ उसमें इन्वेंशन ले आओ। ठीक है,
तो ये बस सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को आपको बताना होता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। तो ये कोई स्ट्रेस मैनेज करने की टेक्निक नहीं है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया और हमारा आंसर क्या है, डी। ठीक, डी में ही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है स्ट्रेस मैनेज करने की टेक्निक नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, हमारा डी है। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम इज, क्लासरूम में कौन सी लर्निंग होती है। तो सबसे पहले हम जो लर्निंग्स इसमें दी हुई हैं इनका हम मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग इट्स लाइक, अगर आपको एग्जाम्पल आपकी क्लास में डिस्कस किया होगा, पैवलोव्स डॉग टेक्निक थी। उसमें क्या करते हैं, उसमें डॉग को डेली एक बेल रिंग करके बताई जाती है और उसके बाद जैसे ही बेल रिंग होती है उसके बाद उसके सामने खाना रख दिया जाता है। ठीक है, तो अब इतने जब डेली सेम चीज़ परफॉर्म करी जाती है तो डॉग को पता चल जाता है कि अब जब भी बेल बजेगी तो फिर दैट मीन्स कि हमें खाना मिलेगा। तो ये क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि यू लर्न टू एसोसिएट थिंग्स टुगेदर। जब आप लर्न करते हो थिंग्स को एसोसिएट करके। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि कोई भी एक साउंड बज रहा है और उसके बाद हमेशा कोई मिस हैपनिंग हो रही है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो साउंड प्ले होगा तो आपको लगेगा कुछ गलत हो रहा है। जैसे हम लोग अपने आप को कर लेते हैं, मेरी बाईं आंख फड़क रही है और उसके बाद कुछ लगता है कुछ बुरा होने वाला है। तो ये इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया गया होगा कि उसको एक क्या किसी ने कर दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी कि एवरी टाइम ये चीज़ हैपन होगी तो मेरे साथ ये सेकेंड वाला हम लोग जो भी रिजल्ट एसोसिएट करते हैं वो होगा ही होगा। तो इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। व्हेन वी एसोसिएट दी थिंग्स, ठीक, जब हम एक थिंग के साथ दूसरी चीज़ को या दूसरी स्थिति को एसोसिएट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये क्या होता है, दिस इज लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक, जब हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम यू डू सम गुड वर्क, आई विल गिव यू चॉकलेट, और एवरी टाइम यू विल डू सम बैड वर्क, तो आपका प्ले टाइम जो है, आपका जो खेलने का समय है या आपका कोई भी जो फेवरेट काम करते हो आप, वो करने का समय है, उस काम का टाइम को कट कर देना। ठीक, तो ये क्या कर दिया, पनिशमेंट दे दिया। तो जब हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट से किसी को लर्निंग देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ कमिंग टू द कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग होती है बेटा जब हम लोग खुद की थिंकिंग से, अंडरस्टैंडिंग से या एक्सपीरियंसेस से या हमें कोई सिखा रहा है उससे सीखते हैं, तो हम इसको बोलते हैं लर्निंग, या हम बोलते हैं लर्निंग बाय थिंकिंग, लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग। वो क्या होती है, कॉग्निटिव। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप हो सकता है कि इसमें से कई नई कॉन्सेप्ट्स को सीखो, उसको समझो, फिर आप खुद भी सर्च करो। अगर आप मेरे से डायरेक्ट सीख गए तब भी कॉग्निटिव लर्निंग हुई, आपने कुछ चीज़ें जानी और उसके बाद रीड करा, उसके बाद आप सीखे, तो भी कॉग्निटिव लर्निंग हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्या होती है बेटा, सोशल लर्निंग होती है जब हम लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। दिस इज लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। ठीक, ये होता है दिस इज लर्निंग बाय थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये होता है सोशल लर्निंग होता है दिस इज लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। और ऑपरेंट लर्निंग होता है दिस इज लर्निंग बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। और क्लासिकल कंडीशनिंग व्हेन वी एसोसिएट द थिंग्स। ठीक, उससे हम जब लर्न करते हैं तो उसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कौन सी लर्निंग होती है, क्लासरूम में डेली सेम चीज़ तो नहीं परफॉर्म करी जाती, हर दिन नए कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें मैं बोलूँ कि आपको क्या करा जा रहा है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो डेली तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो, आपको पनिशमेंट मिल रही हो, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग भी नहीं। कॉग्निटिव लर्निंग, हाँ, डेली आपको न्यू कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट आप टीचर से सीखते हो, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट आप खुद से भी सीख जाते हो। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे कॉग्निटिव लर्निंग। तो इसका आंसर सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, हमारा सेकंड का आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट में कह रहा है कि अ लर्नड प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन अ कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ऑब्जेक्ट। देखो अभी जो हम लोग ने ऊपर करा समझा, उसी से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, कह रहा है कि अ लर्नड प्री डिस्पोजिशन, ठीक,
एक लर्न करी गई प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन कंसिस्टेंटली फेवरेबल, मतलब आप कंसिस्टेंटली किसी लगातार किसी चीज़ को आप फेवरेबल या अनफेवरेबल मैनर में आप उसको जज कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? परसेप्शन बोलेंगे, एटीट्यूड बोलेंगे, बिहेवियर बोलेंगे या पर्सनैलिटी बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं बेटा एटीट्यूड। ठीक, लर्नड जो चीज़ होती है ना, लर्नड किसी के लिए, जैसे मैं बोल दूं कि किसी चीज़ के लिए मैं बोल दूं कि अच्छा सोचना या बुरा सोचना, ठीक, ये मैंने सीखा। जैसे मैंने बोला कि बाय द टाइम्स मेरी फैमिली या मेरे कल्चर या मेरे ट्रेडिशन के कारण मैंने ये सीखा कि जब भी हमें पूजा परफॉर्म करनी है तो हमें ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनना है। ठीक, तो ये मेरा लर्नड थिंग है। तो ये क्या है? दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माई एटीट्यूड टूवर्ड ब्लैक कलर, कि वेन सो एवर आई एम परफॉर्मिंग द पूजा आई विल नॉट वियर ब्लैक कलर। ठीक, तो ये एटीट्यूड हो गया। परसेप्शन बेटा क्या कहलाता है? चलो मैं इन सब की तुम लोगों को मीनिंग ही बता देती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, परसेप्शन की बात होती है, तो परसेप्शन मीन्स होता है दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट द वर्ड। ठीक, आप कैसे पूरे वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? आपका परसेप्शन कहलाता है। अब कैसे इंटरप्रेट करते हो? अराउंड यू यूजिंग योर सेंसेस। ठीक, सेंसेस में क्या क्या आ जाएगा? आपका साइट, आपका टच, आपका स्मेल। आप कैसे किसी चीज़ को क्या कर रहे हो? इंटरप्रेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कर रहे हो कि मैंने कोई इमेज देखी या मैंने कोई पर्सन देखा और उसके बाद मैंने तुरंत सोच लिया कि ये पर्सन ना सही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट माय परसेप्शन। मैंने उसको इंटरप्रेट करा उसके कपड़े या उसकी शक्ल देख के कि ये सही नहीं है, मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैंने अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी साइट के थ्रू या उसके बिहेवियर को जज करके मैंने बता दिया कि वो सही नहीं है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड हमेशा लर्नड चीज़ होती है। ठीक है, दिस इज़ योर फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग। एटीट्यूड क्या होता है? योर फीलिंग और ओपिनियन। और ये मैंने क्या बताया? परसेप्शन मैंने क्या बताया? दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट द थिंग्स, आप कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक, एटीट्यूड क्या बताया? दिस इज योर फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग। जैसे इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। जैसे आई लव पिज़्ज़ा, मैंने 2-3 बार पिज़्ज़ा खाया या एक बार पिज़्ज़ा खाया, तब मुझे पता चला कि मेरे को, मेरे टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ मेरे को पिज़्ज़ा पसंद है। ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स पिज़्ज़ा। अगर मुझे निगेटिव की मैं बात करूँ तो लेट्स से कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं पसंद आया, तो उसी के टूवर्ड्स क्या है? मेरा निगेटिव एटीट्यूड है। ठीक, न्यूट्रल होना, ना हमें पसंद है ना हमें ना पसंद है। कोई पर्टिकुलर का कपड़ा मैंने पहना हुआ है, वो पहन के ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लर्नड बिहेवियर है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? एटीट्यूड। बिहेवियर क्या कहलाता है? दिस इज हाउ यू एक्ट और वॉट यू डू, जैसे तुम बिहेव कर रहे हो, जैसे तुम काम कर रहे हो। ठीक, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिहेवियर बोलते हैं। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर थॉट्स, आपके थॉट से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपकी फीलिंग से हो सकता है, या फिर जिस सिचुएशन में आप अभी करंट में हो उस सिचुएशन से भी आपका बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर से मैं एक बार सब कुछ बता देती हूँ। परसेप्शन मतलब दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड यू थ्रू योर सेंसेस। एटीट्यूड मतलब learned behavior। ठीक, एटीट्यूड मीन्स learned behavior, it can be positive और it can be negative। बिहेवियर मतलब दिस इज हाउ यू एक्ट और हाउ यू डू द थिंग्स। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओवरऑल ट्रेट्स। ठीक, लाइक बीइंग आउटगोइंग और शाय, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या बहुत ज़्यादा शाय हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या रिलैक्स्ड हो। इट्स अ यूनिक ब्लेंड दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ यू बिहेव एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। ठीक, ये सब कुछ मिला के आपका पर्सनैलिटी बनता है। आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, सब कुछ मिला के आपकी एक पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी तैयार होती है। ठीक, बस इतना याद रखना, जब लर्नड वर्ड आ जाए तो अपने आप समझ जाना कि एटीट्यूड है। ठीक, क्योंकि एटीट्यूड को हम लर्न करते हैं। कोई भी चीज़ पहले से अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमने अपनी सिचुएशंस, हमने अपने इन्वायरमेंट को देख के वो लर्न किया होता है कि वो अच्छा है या फिर बुरा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कह रहा व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इम्प्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले कह रहा है इंटरप्रिटेशन, फिर कह रहा है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, थर्ड कह रहा है आउटलुक और फोर्थ कह रहा है परसेप्शन। फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस
ऐसा कौन सा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू बाय विच इंडिविजुअल क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा कि परसेप्शन मतलब क्या होता है, परसेप्शन मीन्स हाउ यू इंटरप्रेट द वर्ड। तो इसका आंसर सीधे सीधे हमें पता चल गया यहाँ पे कि क्या होगा, परसेप्शन। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रवीण इज डिससेटिस्फाइड विद हिज जॉब। प्रवीण जो है अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई है, बट बिलीव्स, लेकिन उसको बिलीव है क्या, दैट हिज सुपरवाइजर इज अ गुड मैन। उसका सुपरवाइजर एक अच्छा आदमी है, हु विल डू द राइट थिंग, जो कि सही चीज करेगा उसके साथ। प्रवीण हैज डिसाइडेड दैट इफ ही जस्ट वेट्स, अगर वो सिर्फ वेट करता है, कंडीशंस विल इम्प्रूव, कंडीशन सही हो जाएंगी। प्रवीण्स अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज। अब प्रवीण की जो अप्रोच है इस प्रॉब्लम को लेके, उसको आप क्या कहोगे, इसको आप एग्जिट कहोगे, वॉइस कहोगे, लॉयल्टी कहोगे, नेग्लेक्ट कहोगे। एग्जिट तब होता जब वो छोड़ देता, वॉइस कब होता जब वो उससे जाके बात करता, लॉयल्टी मतलब उसको ट्रस्ट है, और नेग्लेक्ट मतलब वो इग्नोर करता कि अरे रहने दो, ठीक है, इनसे कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, या हम सिचुएशन ही अवॉइड कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें सीधे सीधे हमें आंसर क्या समझ में आ रहा है, थर्ड, दैट हिज लॉयल्टी। Coming to the next, which of the following leadership behavior are identified by the path goal theory? इनमें से कौन जो है वो path goal theory से आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, डायरेक्टिव एंड सपोर्टिव। पहले ही है इसका, ठीक, जब हम लोग यूनिट वाइज करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी। इसका ये तो क्लियर कट है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, सीधे से याद कर लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप बिहेवियर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी में यही आपको स्टेप्स बताए गए थे, कौन सा, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, डायरेक्टिव एंड सपोर्टिव। 7th क्वेश्चन, शोभा इज एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। शोभा जो है वो ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शी बिलीव्स हर एम्प्लॉयज आर ऑल सिमिलरली ऑनेस्ट। उसको लगता है कि सभी लोग ऑनेस्ट हैं और सभी लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इग्नोरिंग साइंस दैट दे मे बी मैनिपुलेटिंग हर, मतलब बाकी सारे साइंस को वो इग्नोर कर रही है कि शायद वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स वी बिहेव लाइक वी आर द बेस्ट पर्सन, लेकिन अंदर से हमें पता हम कैसे हैं। ठीक है, आप क्लास में आपको टीचर पढ़ाता है, सब लोग ऐसे ही तो बिहेव करते हैं कि सब पढ़ रहे हैं, क्या सब पढ़ रहे होते, नहीं। तो टीचर अगर ये सोच रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, और उसका रिजल्ट हो रहा है कि पूरे क्लास में 60 के 60 बच्चा मेरे को देख रहा है और मेरे से पढ़ रहा है, ठीक, वो ये नहीं सोच रहा है कि बहुत सारे लोग एक्टिंग भी कर सकते होते हैं। तो वही चीज़ शोभा के साथ है। ठीक, तो कह रहा है कि कौन सा इसमें से परपेचुअल शॉर्टकट है जो शोभा जो है वो यूज़ कर रही है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जो बनेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके तुम्हें 5-6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, स्टेरियोटाइपिंग और प्रोजेक्शन पूछा जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट टेक्निक बताऊंगी आपको समझाने के लिए इसको। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। ठीक, ये क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होता है कि तुम जस्ट किसी से ऐसे से मिल के आए हो और उसके बाद तुमने क्या कर दिया, सामने वाले दूसरे को जज कर दिया। ठीक, जैसे तुम में से कोई एक मेरे पास आया और मेरे से बात करी और मैं बहुत इरिटेट हो गई उससे बात करने के बाद। मुझे नहीं बात करना अच्छा लगा कि वो बहुत ओवर बोल रहा था, मेरी बात नहीं सुन रहा था। अब मैं उसी क्लास में गई या उसी क्लास के दूसरे बच्चे से मिली, तो मैंने सीधा सीधा ये अजम्पशन बना लिया कि एक ऐसा निकला था, ये भी कैसे ही होगा, वैसे ही आउट स्पोकन होगा और बदतमीज होगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। सो दिस इज व्हाट कंट्रास्ट इफेक्ट। जब आप किसी एक पर्सन से मिलने के बाद उस दूसरी सिचुएशन में सेम इफेक्ट को अप्लाई कर दो कि वो ऐसा था तो ये भी ऐसा ही निकलेगा, तो हम उसको बोलते हैं कंट्रास्ट इफेक्ट। ठीक, होता है ना, जब हम लाइट से, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, सूरज की रोशनी होती है, तो हम कमरे में आते हैं तो हमें अंधेरा दिखने लगता है। ठीक है, जबकि कमरे में भी रोशनी होती है। तो ये क्या होता है? कंट्रास्ट इफेक्ट। आपने जैसा देखा उससे आपको इफेक्ट पड़ गया। ठीक, सेकेंड है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट होता है इससे डिफरेंट है। जैसे हेलो इफेक्ट में मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताऊं कि जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ना हो और तुम पर्सन की ड्रेस या पर्सन के पर्सनैलिटी से या उसके सिचुएशन को देख के तुम उसको जज कर लो। अभी उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? कंट्रास्ट इफेक्ट में क्या कर रहे थे? यू आर जजिंग समवन एज
यू हैव सीन अ पर्सन बिफोर, ठीक, आपने जैसा पहले किसी पर्सन को देखा तो वैसे दूसरे को जज कर दिया। इसमें क्या कर रहे हो आप, उसी पर्सन की सिचुएशन, ड्रेसिंग या कुछ भी चीज़ देख के आप उसको क्या कर दे रहे हो, जज कर दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को अज्यूम कर रहे हो, अगर किसी ने बहुत अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है, आप अच्छे से कोई बना हुआ है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसने इतना अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है, ही मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक, ये बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो ये कैसे, कौन सा इफेक्ट हो गया, हेलो इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज स्टेरियोटाइपिंग। जब हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की एक्टिविटीज से देख देख के अब हम उस ग्रुप के सभी लोगों को सेम मानने लगे, ठीक। जैसे मैं बोल दूं कि जो एथलीट्स होते हैं वो हमेशा बहुत लाउड होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, ठीक। मैं कुछ एथलीट्स को मैंने अपनी लाइफ में देखा जो खेलते थे, गेम्स खेलते थे, और वो लाइफ में अपनी लाउड रहे, आउटस्पोकन रहे, ज़्यादा बोलने वाले रहे, एनर्जेटिक रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एथलीट आउटस्पोकन होगा, एनर्जेटिक होगा या अपनी बात एक्सट्रोवर्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेरियोटाइपिंग हो गया। जैसे मैं बोल दूं कि हम लोग कर देते हैं ना कि ऑल मेन आर सेम, या सारी लड़कियां सेम होती हैं, तो हमने क्या करा कि हर किसी को सेम तराजू पे तौल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेरियोटाइपिंग होगी। जो पुरानी धारणाएं चलती आ रही है, हमने अपने माइंड को वो सेट कर लिया और ये मान लिया है कि ऐसा होने पे ऐसा ही होगा, ठीक। ये क्या हो गया, दिस इज जजिंग समवन बेस्ड ऑन अ ग्रुप, ठीक, दे बिलोंग टू। किसी को उसके ग्रुप से जिससे वो बिलोंग करते हैं उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, जबकि हम उस पर्सन को इंडिविजुअली नहीं जानते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, स्टेरियोटाइपिंग हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है, इमेजिन बीइंग अफ्रेड ऑफ हाइट्स। आप इमेजिन करो कि आप क्या करते हो, हाइट से डरते हो। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ऊंचाई से डरती हूँ और तुम मेरे साथ हो, और मैं बोल रही हूँ कि तुम भी डरते हो, तुम्हारी भी शक्ल में आ रहा है कि तुम डर रहे हो, ठीक है। तो मैंने अपनी सिचुएशन को क्या कर दिया, तुम पे भी लगा दिया, तो वो क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। where you assign your own feelings or anxieties onto someone else। जब आप अपनी खुद की फीलिंग्स और खुद की एंजाइटी को क्या करते हो, असाइन कर देते हो किसी दूसरे पे, तो वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंट्रास्ट, तुमने एक पर्सन को देखा और तुरंत दूसरे पर्सन को उसी की तरह जज कर दिया। हेलो इफेक्ट, तुमने एक पर्सन को देखा और देखने के बाद उसकी ड्रेसिंग, उसके बिहेवियर या उसकी सिचुएशन को देख के उसको एक आपने अपने माइंडसेट कर लिया कि ये ऐसा ही होगा। स्टेरियोटाइपिंग, आपने एक पर्सन को उसके ग्रुप से, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, उसको देख के आपने उसको भी जज कर दिया। प्रोजेक्शन में आपने खुद की फीलिंग्स को दूसरे पे थोप दिया कि ये भी ऐसा ही होगा। अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कि शोभा ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको लगता है कि उसके सारे एम्प्लॉयज भी ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक। मैं खुद ऑनेस्ट हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे लग रहा है मेरे एम्प्लॉयज भी होंगे, तो इनमें से कौन सा होगा, ऐसा कौन सा टाइप होता है जिसमें लगता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी देखा प्रोजेक्शन टेक्निक में ऐसा होता है कि हम जैसे होते हैं हमें लगता है दूसरा भी वैसा है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला देखते हैं, परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशन। सही है, हमने जैसे परसेप्शन देखा और इंटरप्रेट देखा, ठीक, तो हमें समझ में आ गया कि ए तो ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम बी में। कह रहा है एटीट्यूड इज सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स। नहीं, ये तो नहीं है। एटीट्यूड मैंने क्या बताया था, लर्न बिहेवियर, तो ये तो नहीं होगा। तो मुझे क्या सही लग रहा है, ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक। तो 8th का ए इज राइट। कमिंग टू दी नाइन्थ में आते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कार्ड्स, when manager have the mental ability to analyze and diagnose complex situation, जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डायग्नोज और एनालाइज करने की मैनेजर में क्या हो, कैपेबिलिटीज हो, तो उसमें कौन सी स्किल होती है, टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लीडरशिप। देखो देख के तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि उसके अंदर टेक्निकल स्किल होती है, ठीक है। अब लेकिन हम फिर भी जान लेते हैं। देखो टेक्निकल स्किल होती है वो एबिलिटीज जो हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक, या हम कोई टेक्निकल चीज़ के लिए, या हम बोलते हैं कोई टूल, कोई इक्विपमेंट में वर्क करने के लिए, ठीक, तो वो टेक्निकलिटी वाले हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, दिस इज द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, सॉल्व प्रॉब्लम्स
एंड सी द बिग पिक्चर। ठीक, जैसे हम बोल दें कि इमेजिन करो ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज, आप खुद से बैठे सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो, कमिंग अप विद न्यू सॉल्यूशन या अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट फिट टुगेदर, जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके पास प्रॉब्लम है, केस स्टडीज हैं, आप उसका आंसर दे रहे हो। लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप वही है कि आप मैनेजरियल स्किल्स हैं आपके अंदर, आपको दूसरों से काम कैसे कराना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके अंदर क्या है, मेंटल एबिलिटी है टू एनालाइज एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वर्ड आ गया, यानी आंसर क्या होगा, टेक्निकल स्किल्स होगा। नाउ कमिंग टू दी 10th, कह रहा राजू बिलीव्स दैट मेन परफॉर्म बेटर इन ओरल प्रेजेंटेशन देन वुमेन। कि राजू को क्या लगता है कि लड़के जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन में लड़कियों की अपेक्षा। तो उसको कौन सा उसने यूज करा इसमें, हेलो इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट या स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग, किसी लड़की को पर्सनली नहीं जानता था, एक ग्रुप जिससे वो बिलोंग कर रही थी उससे उसने क्या कर दिया, उसको एसोसिएट कर दिया। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेरियोटाइपिंग हो जाएगा। देखो अभी इसका तीसरा क्वेश्चन ये हमें मिल चुका है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ, किससे कंसर्न्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड। सबसे पहले कह रहा है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, हाँ सही है। फिर कह रहा है हाउ रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली मैनेज्ड, रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। ओबी का काम सिर्फ इतना ही है कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन लोगों के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। तो सेकंड तो मुझे नहीं लग रहा। थर्ड, कंट्रोल प्रोसेसेस एंड इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, हाँ ये थर्ड है। तो देख लेते हैं, ओनली ए, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, ये ए ही ऑप्शन होगा किसका, 11th का, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, फिर आ जाते हैं 12th में, कह रहा है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एटीट्यूड के देखो बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव और तीसरा होता है बिहेवियरल। अब मैं बता देती हूँ, इसको डिफाइन कर देती हूँ। देखो कॉग्निटिव जो होता है, ये होता है दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड बिलीव्स यू होल्ड अबाउट समथिंग। ये वो इंफॉर्मेशन या बिलीफ होता है जो आप चीज़ों के लिए रखते हो, ठीक है। पहली सिचुएशन होता है इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड। कॉग्निटिव कौन सा पार्ट होता है, थिंकिंग पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम में हो और आपने क्या देखी अपने रूम में, मैं बोल दूँ स्पाइडर देखी, ठीक। अब आपने स्पाइडर देखा और उसको देख के आपके अंदर बिलीव आया कि स्पाइडर्स आर दी डेंजरस क्रिएचर्स, ठीक। ये आपके अंदर कॉग्निटिव कंपोनेंट आया, ठीक। आपने देखा, देख के आपने अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग बिठाई कि ये जो है वो डेंजरस क्रिएचर है, क्या आपका स्पाइडर। फिर हम आते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट, ये आता है, ये इसको हम बोलते हैं कि फीलिंग और इमोशंस, दिस इज द इमोशनल रिएक्शंस यू हैव टुवर्ड्स समथिंग, ठीक। तो ये जो तुम्हारा है ये फीलिंग वाला पार्ट है। सबसे पहले तुमने क्या करा, स्पाइडर को देखा और तुमने सोचा कि दिस इज दी डेंजरस क्रिएचर। अब आते हैं इफेक्टिव वाले पार्ट में। इफेक्टिव कंपोनेंट में क्या होगा, तुम्हारे अंदर उसको देख के फीलिंग क्या आ रही है। तो फीलिंग क्या आ रही है, यू मस्ट बी वेरी स्केयर्ड, यू माइट फील डिस्गस्टेड और स्केयर्ड ऑफ देम। आपने जैसे उसको देखा, आपने ये फीलिंग अपने मन में लाई कि ये तो डेंजरस क्रिएचर है। अब क्या आएगा आपके अंदर, फीलिंग आएगी स्केयर्ड की, कि आप डरे हुए होगे कि नहीं भैया इसके पास नहीं जाना है, ठीक। अब बिहेवियर होता है एक्शन पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड, ठीक। अब आपने एक्शन क्या लिया, जैसे आपने पहले देखा तो सोचा कि डेंजरस क्रिएचर है, फीलिंग आपके अंदर स्केयर्ड की आई। अब एक्शन वाले पार्ट में आप क्या करोगे, यू माइट अवॉइड गोइंग नियर टू देम, ठीक। आप हो सकता है कि उसको देख के स्क्रीम कर दो, चिल्ला दो, या आप उसके पास जाना पसंद ना करो। ये क्या हुआ आपका एक्शन वाला पार्ट। तो मेन कंपोनेंट्स एटीट्यूड के कितने होते हैं, 3 होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। फोर्थ वाला होता ही नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट एंड फोर, नहीं फोर तो होता ही नहीं है। ऑप्शन बी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हाँ यही आंसर हमारा राइट है। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेड लूथन्स एंड हिज एसोसिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ठीक। इसका तो सीधा सा आंसर है बेटा, दैट इज डिसीजन मेकिंग, ठीक। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, मिस्टर बालू इज लेट फॉर वर्क। जो मिस्टर बालू हैं वो काम पे लेट हुए। कह रहा है कि ईच डे बाई अबाउट 10 मिनट्स, हर दिन 10 मिनट लेट हो रहे हैं वो, ठीक। कह रहा है हाउ वुड
एट्रीब्यूशन थ्योरी डिस्क्राइब दिस बिहेवियर। एट्रीब्यूशन थ्योरी कैसे इस बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगा? तो वो एट्रीब्यूशन थ्योरी जो तुम्हारी होती है वो क्या कहती है? वो कहती है कि हाउ वी एज ह्यूमन्स एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बिहेवियर। हम लोग एज अ ह्यूमन कैसे एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर के कारण। ठीक है, ये एक बिहेवियर ही है कि वो लेट हो रहा है। अब वो बिहेवियर दो तरह से हो सकता है, हमारा खुद से भी, बोथ आर ओन एंड दोज ऑफ अदर्स। जैसे हम बात करें कि जो भी हमारे एट्रीब्यूट हैं या जो भी हमारा बिहेवियर हो रहा है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है इंटरनल एट्रीब्यूशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। ठीक, पहले बात समझना। इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या होता है? वी असाइन द कॉज ऑफ बिहेवियर टू अ पर्सन्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। जब हम क्या करें कि हम असाइन कर दें कॉज ऑफ बिहेवियर को किसी पर्सन की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के बुरे मार्क्स आए, ठीक, समवन हैज गॉट अ बैड ग्रेड बिकॉज शी डिडंट स्टडी हार्ड इनफ। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने बोला कि उस लड़की के अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि उसने हार्ड एफर्ट नहीं डाले थे या पढ़ाई नहीं करी थी अच्छे से। ठीक, तो ये हमने क्या करा? इंटरनल एट्रीब्यूट करा। हमने क्या बता दिया इंटरनल एट्रीब्यूशन में? लैक ऑफ एफर्ट। ठीक, अगर मैं यही सेम चीज़ बोलूँ कि उसका वो फेल हो गई या उसके मार्क्स ख़राब आए बिकॉज एग्ज़ाम जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक, या मैं बोल दूँ उसका लकी ख़राब है, या मैं बोल दूँ कि टीचर को पता था कि उसको वो नहीं आता, कुछ भी, उसको छोड़ के मैंने बाहर का कोई भी कारण लिया, कोई भी कॉज लिया, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। अगर मैंने बोल दिया कि एग्ज़ाम टफ आया था तो इसमें मैंने एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या दिया? डिफ़िकल्टी ऑफ द टेस्ट। ठीक, तो इससे आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक इंटरनल एट्रीब्यूशन देते हैं और दूसरा एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन देते हैं। अब वो इन एट्रीब्यूशन को, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? तीन चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पहला होता है द डिस्टिंक्टिवनेस, लिख लीजिएगा आप लोग, द डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक, दूसरा होता है आपका कंसेंसस। ठीक, और तीसरा होता है कंसिस्टेंसी। ये तीन चीज़ें जो है आपको अफेक्ट करती हैं। अब ये होती क्या है? सबसे पहला है डिस्टिंक्टिवनेस। इसका मतलब होता है डज द पर्सन बिहेव द वे इन सिमिलर सिचुएशन। क्या वो पर्सन जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो क्या जब भी सिमिलर सिचुएशन होती है तो सेम परफॉर्म करता है? ठीक, जैसे मैं बोल दूं कि जब भी आपको काम दिया जाए आप बोल दो कि मैं बीमार हूँ, या जब भी आपको असाइनमेंट मिला जाए तो आप क्या कर दो कि आप बोल दो कि मेरी तबीयत नहीं सही थी, आप एब्सेंट हो जाओ। ठीक, तो जब जब सिचुएशन पर्टिकुलर अराइज हो रही तो क्या आपका बिहेवियर सिमिलर है तो हम इसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिवनेस, या हम सिमिलैरिटी वाली बात बोल दें। कंसेंसस मतलब क्या होता है? डू अदर पीपल बिहेव सिमिलरली इन दिस सिचुएशन। जब वो सिचुएशन आ रही है तो क्या सारे ही लोग सिमिलर बिहेव कर रहे हैं? असाइनमेंट मिल रहा है तो क्या सारे ही लोग मास बंक कर रहे हैं? या कोई टेस्ट हो रहा है तो क्या सारे लोगों की तबीयत एक साथ खराब हो रही है? ठीक, तो वो क्या होगा? कंसेंसस, जब सब लोग एक उसी सिचुएशन में सेम परफॉर्म करें। और फिर होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होती है डज द पर्सन बिहेव दिस वे कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। मतलब अब क्या क्या पर्सन सेम बिहेव कर रहा है टाइम ओवर टाइम से। ठीक, तो अब देखो तुम इसमें क्या आंसर लिखोगे। जैसे पहला कह रहा है कि बालू जो है वो लेट हो रहे हैं हर दिन 10 मिनट। तो क्या कंसेंसस है? क्या सब लोग लेट हो रहे हैं? नहीं, सब लोग तो नहीं हो रहे, तो पहला नहीं होगा। इट शोज सिमिलैरिटी, यानी डिस्टिंक्टिवनेस वाली बात आ रही है। डिस्टिंक्टिवनेस में क्या कह रहे हैं? जब जब सिचुएशन अराइज हो रही है तो नहीं, सिचुएशन तो सेम है, पर्सन सेम बिहेव कर रहा है। ठीक है, सिचुएशन नहीं वो हो रही है तो सिमिलैरिटी भी नहीं होगी। फिर कह रहा है इट शोज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तो पहली बात फैक्टर नहीं होता, और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि रिसर्च में यूज़ होता है इस रिलायबिलिटी वर्ड। मतलब कि आपने कोई अगर रिजल्ट निकाला तो अगर हर बार वो सिचुएशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो रिलायबिलिटी। लेकिन रिलायबिलिटी यहाँ पे इन फैक्टर्स में आते ही नहीं, तीन यही फैक्टर्स आते हैं। कह रहा है इट शोज कंसिस्टेंसी, यस, डी। हर दिन वो क्या कर रहा है? 10 मिनट लेट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? सेम बिहेव कर रहा है हर दिन, तो क्या आएगा? कंसिस्टेंसी। 15th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इनमें से कौन सा जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए सही नहीं है? कह रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने क्या बताई थी?
पैवलोव डॉग वाली बात बताई थी जिसमें बोला था मैंने हर दिन बेल बजा रहे हैं और फिर डॉग को खाना देना, तो डॉग को पता चल गया कि जब जब बेल बजेगी तब तक मेरे को खाना मिलेगा। तो कह रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग इज पैसिव। हाँ भाई पैसिव तो है, मतलब पैसिव मतलब क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। आपने पहले काम करवाया, फिर सिचुएशन बनाई, फिर काम कराया। कुत्ते ने पहले से नहीं सोचा कि ये होगा, ठीक है, तो ये पैसिव है। फिर सेकंड कह रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग कैन एक्सप्लेन सिंपल रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। हाँ रिफ्लेक्सिव भी बिहेवियर है। फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि लर्निंग is a conditioned response involves building an association between a conditioned stimulus and an unconditional stimulus। बिल्कुल सही बात है, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, सी भी सही है। फिर कह रहा a neutral stimulus takes on the properties of a condition। नहीं न्यूट्रल तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है।